आज हम लोग कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर क्या है? ये आपका चैप्टर नंबर 3 है इन 11th क्लास। ठीक है, यूनिट नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3 इन द 11th क्लास। ठीक है, और हम लोग कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जो आपका केमिस्ट्री का बेस है, ठीक है, बेस ही कह सकते हैं उसे, उसका जो है वो हम लोग एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किस अकॉर्डिंग और किस बेसिस पे करते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल जो है हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करते थे। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ था कि एलिमेंट्स की खोज होते ही हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया था। पहले हमारे पास कुछ सिंपल सिंपल से क्या थी, क्लासिफिकेशंस थी एलिमेंट की, हमने इस बेसिस पे रखा हुआ था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ज़रूरी क्यों है? ठीक है, ये भी हो सकता है कि हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, एलिमेंट्स हमें पता है ये है, सोडियम है, कोई पोटेशियम है, कोई फ्लोरीन है, कोई क्लोरीन है, कोई हाइड्रोजन है, तो उसको क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत है? तो उससे पहले पहले बेसिकली क्लासीफाई पता होना चाहिए कि पीरियोडिसिटी और क्लासीफाई क्या है। क्या होता है क्लासीफाई? होता है क्लासिफिकेशन बेसिकली होती है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे किसी एलिमेंट को अलग रखना या किसी एलिमेंट को साथ रखना। जैसे कि आजकल हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास है जैसे कि एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स में क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। तो ये जो हैं, ये सारे जो हैं, ये जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, इन सारों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है। ठीक है, बट शुरू में ऐसा नहीं था कि हमारे पास हम सीधा इस चीज़ पे जंप कर गए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये एलिमेंट्स को जब हमने एक सीक्वेंस में रखा है, एक सीक्वेंस में रखा है, तो क्या होता है, पहले तो छोटी क्लासेस में क्या होता है ना, आप लोग जैसे मुझे भी एक मिथ था कि ना हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ना पूरा रटने बैठेंगे। जैसे कि केवल इन प्रेजेंट अभी 118 एलिमेंट्स है ना, तो मैं बैठ जाऊंगा और जी सब कुछ रटता रहूँगा, ये। ठीक है, तो क्या होता था छोटी क्लास में, इतना साइंस लेने का एक ना वो था कि हमने एक लेवल तक रट भी लिए थे, 50 तक शायद रख लिए होंगे एटॉमिक नंबर। बट हमें लगा कि थोड़ा प्लस पॉइंट और एक एज एज मिलेगा हमें, डिफरेंट एज अलग स्टूडेंट्स के हिसाब से, कि भाई हमारा जो है हमने रटे हुए हैं पीरियोडिक टेबल और काम बन जाएगा, थोड़ा आसान रहेगा। बट क्या हुआ ना, जब हम क्लास में आए 11th में, तो हमें पता चला कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है रटने का। ठीक है, रट के तो जो आप अपना देखो 20 तक या मैं कहता हूँ 30 तक जो है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने याद कर लिया। बट उसके अलावा जब भी हम लोग चैप्टर कर लेंगे ना, तो क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, नीट जेई के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, बट उसके साथ साथ हमें जो है वो पीरियोडिक टेबल की ना पूरी समझ हो जाएगी, हमें पीरियोडिक टेबल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो करके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है। ठीक है, तो आजकल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे चलता है। ठीक है, जो जो एक उसके लिए नींव कहते हैं, जो एक बेस प्रोवाइड किया था वो मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, बट मेंडलीफ का हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो मेंडलीव ने एक बेस प्रोवाइड किया था, बट क्या था, जो बेस था वो किसी और पे डिपेंडेंट था। लेट्स सपोज कि अगर कोई घर बना रहे हैं, तो वो कह रहा है जो घर है वो आपका बजरी पे बनता है। मान लो आपके मेंडलीव ने बोल दिया, देखो उसने नींव अच्छी रख दी, सही रख दी, एक एक अच्छा प्लस पॉइंट दिया। बट जो मटेरियल यूज़ कर रहा था उसके इसकी जो चीज़ थी वो गलत थी, मटेरियल यूज़ करना जो उसका था बेसिकली वो गलत था। गलत भी नहीं कहेंगे बट मोर एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि वो जो था कई सारे ड्रॉबैक्स क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो का नींव था, वो बेसिकली एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंट था। जो अपने मतलब इस चीज़ को आपने पढ़ा भी था, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, अगर अच्छे से पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो मेंडलीव का बेस था वो एटॉमिक वेट के ऊपर था। जबकि सारा काम तो एक्चुअल में फंडामेंटल पार्टिकल जो था वो आपका क्या था, आपका एटम था। फंडामेंटल पार्टिकल जो था वो आपका एटम था, बट मेंडलीव भैया ने क्या किया, वो काम करते रहे एटॉमिक मास के ऊपर। नो डाउट उनकी जो रिसर्च थी उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एक पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट बताया कि जो एट अ रेगुलर इंटरवल किस बेसिस पर जो है वो आपकी पीरियोडिसिटी जो है वो रिपीट करती है। ठीक है, तो हम अपने वापस चीज़ पे आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। 118 एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, उनकी
मैक्सिमम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे को मैच करती हैं। ठीक है, उनको हम लोग इजीली रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं विद ट्रिक्स या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस पीरियोडिक टेबल को, इस पूरी केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री का बेस क्या है, केमिस्ट्री का जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ने आप आप किसी को देखते हो कि कोई साइंस स्टूडेंट है तो उसके घर में सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आता है। ठीक है, जो कि आपको और नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स को सेपरेट करता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है उसकी समझ बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक टेबल रट सबने लिया होता है, रटता रट हम जैसे 9वीं 10वीं वाले जो थे जब हम लोग थे तो से रट के गलतियां कर देते थे। अभी जो 11वीं वाले हैं उसको समझते नहीं है ढंग से, तो वो जो है वो आपकी पूरी एक साइंस का बेस है। ठीक है, एक केमिस्ट्री का क्या, साइंस का ही क्या कहूँ, सिर्फ पूरी पूरी साइंस का बेस है, केमिस्ट्री का ही नहीं, साइंस का बेस है। ठीक है, तो इसको समझना अच्छे से ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, अभी प्रेजेंटली बुक लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और क्या है, कुछ की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, कुछ की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, कुछ अलग अलग हैं बट कुछ सिमिलैरिटीज आ रही हैं, कुछ सेम है बट कुछ उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सेम फैमिली के बट कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टेबल के फॉर्म में जो है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिसिटी का वर्ड जो है इस चैप्टर में इसमें यूज़ हुआ है। क्लासिफिकेशन आपको पता चल गया है ना, क्लासिफिकेशन मतलब टेबल्स बनाना है ना। उसके बाद आपका पीरियोडिसिटी जो है, पीरियोडिसिटी कहता है कि जो कुछ केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो है रिपीट होना। ठीक है, मीन्स के चला जा रहा है ये फिजिकल जो है ये चल रहा है एटॉमिक मास या किसी भी बेसिस पे, कोई पर्टिकुलर बेसिस लिया, उसके ऊपर जो क्या हो रहा है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। मतलब 5 के बाद मान लो कोई फिर से सेम फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आ रहा है तो उनको एक सेपरेट कर देना, और जो डिसिमिलर है उनको अलग कर देना, है ना। ये है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और पीरियोडिसिटी जो हो गई किस बेसिस पे, है ना, एक किस रेगुलर किस इंटरवल पर जो है वो आपका जो है प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है और कैसी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। तो ये आपको पूरे चैप्टर का मतलब समझ आया और इसका बेसिस समझ आया। ठीक है, उसके बाद जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। ठीक है, तो उन उन टेबल्स में जो था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए हमने थ्योरी सर्च की। किसके लिए? थ्योरी फॉर suitable suitable periodic table। ठीक है, तो suitable थ्योरी हमने ढूंढनी शुरू की। जैसे कि हम अभी पढ़ के आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना। पहले आपका जे जे थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ, फिर है ना उसके बाद आपका बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपका क्या आया, वेव थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स आई जिसमें अभी लेटेस्ट चल रही है। ठीक है, तो उसके उसी के जैसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर बढ़ने से पहले क्या था, हमारे पास कई थे थ्योरियाँ आई। ठीक है, उसमें लेवोसियर की सबसे पहले आई थी। ठीक है, ऐसी उसे थ्योरी तो नहीं कहूँगा, एक एक लेवोइसर ने बस क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। ये बिल्कुल इनिशियल स्टडीज थी। ठीक है, तो लेवोइसर ने क्या क्लासिफिकेशन किया, मेटल और नॉन मेटल में। देखो कुछ खास नहीं था बट एक क्लासिफिकेशन की थी, तो उसको हम लोग लेके बारी बारी चलेंगे कि कौन सा क्या क्या आता रहेगा। ठीक है, लेवोइसर की थ्योरी के बाद क्या है, हमारे पास डोबर्नियर ट्रेड आ गया। ठीक है, डोबर्नियर ट्रेड जो है ये आपने शायद पिछली क्लास में ही पढ़ा होगा। तो डोबर्नियर ट्राइड, ट्राइड से तात्पर्य है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ट्राइड से मीनिंग है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो डोबर्नियर डोबर्नियर ट्रेड जो है वो क्या कहता है, एलिमेंट्स या ट्राइड्स आर 3 एलिमेंट्स which are placed in a column, and in these 3 elements the atomic mass या atomic weight of middle element is the arithmetic mean arithmetic mean of other two। ठीक है, तो ये चीज समझ आई आपको, क्या है डोबर्नियर ट्रेड क्या कहता है, 3 एलिमेंट्स रहेंगे हर उसमें, एक क्या कह सकते हैं कॉलम में,
डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेगी. एलिमेंट ट्राइड्स आर द थ्री एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन अ कॉलम, एंड in these three elements the atomic mass of the middle element is the arithmetic mean of other two. ठीक है, ये चीज समझ आई. ठीक है, और जो एलिमेंट रहेंगे प्लेस किए होंगे इनकी क्या होंगी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, जो एक ट्रायड में प्रेजेंट होंगे उनकी क्या होंगी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी. तो हम लोग ट्रायड लिख लेते हैं पहले कौन कौन से थे हमारे पास. ठीक है, तो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ ये वॉइसियर की थ्योरी मिटा दे रहा हूँ. ठीक है, हमारे पास तीन तीन ट्रेड्स जो थे, ट्रायड्स जो थे वो अवेलेबल थे. एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. एक और था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एक ट्राइड ये हो गया. ठीक है, एक था कैल्शियम, बेरियम और स्टोरेंशियम. कैल्शियम, स्टोरेंशियम एंड बेरियम. ठीक है, हमारे पास ये तीन क्या थे, ट्राइड्स अवेलेबल थे. ठीक है, तो हमें पता है लिथियम का मास, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, 7. सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39. ठीक है, बाकियों के भी हैं, आप खुद भी निकाल सकते हो एटॉमिक मास चेक करके. ठीक है, दो वर्नियर ट्रेड्स के लिए. तो हमें क्या कहा है कि जो बीच वाला मास था, थ्री एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक, नियरली लिख सकते हो आप, नियरली अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू. मतलब एक्यूरेट भी नहीं आएगा कि हमेशा एक्यूरेट आ जाए. तो लेट सपोज कि मैं पोटेशियम का मास लूंगा, है ना, मास ऑफ पोटेशियम और मास ऑफ लिथियम लूंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो किसके इक्वल आना चाहिए, नियरली इक्वल आना चाहिए सोडियम के. तो मैंने 7 + 39/2 किया, तो ये क्या आएगा 46/2, जो कि एक्यूरेटली क्या आ रहा है, सोडियम का मास आ रहा है. तो यही था आपका डॉबर्नियर ट्रेड. ठीक है, ये चीज समझ आई. ठीक है, तो ये चीज तो था आपका डॉबर्नियर ट्रेड था. अब देखो इसमें ड्रॉबैक आते ही इसके ड्रॉबैक आ गया. ठीक है, अब अगर कोई चीज फेल हुई है तो उसमें ड्रॉबैक तो आया ही होगा. ठीक है, तो इसका मैं ड्रॉबैक अगर लिख दूं तो क्या था ना, कई एलिमेंट्स का ट्रायड. ठीक है, क्या था, हम दो, पहले और थर्ड वाले का अरिथमेटिक मीन जो है वो सेकंड के इक्वल बता रहे हैं. बट क्या हुआ, कईयों का ना जो मोलिकुलर मास था या एटॉमिक मास जो था वो क्या था, नियरली सेम है. जैसे कि फेरियम, कोबाल्ट और निकल, जब इनका ट्रायड बनाया गया ना तो इनका मास जो है वो नियरली सेम आया. जबकि अगर एक और हम बात कर ले, ठीक है, इसमें पर जब हमने इन दोनों का भी क्या बनाया, ट्रायड बनाया, तो क्या आया, इनका मासेस जो थे, masses of triads is nearly सेम. ठीक है, मतलब इसका इसका और इसका मास जो था वो इतना सेम था कि अर्थमेटिक में वाला कंसेप्ट लगाना वहाँ पॉसिबल ही नहीं था. तो यहाँ आपका डॉबर्नियर ट्रेड जो है वो फेल हो गया. ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है टेल्यूरिक हेलिक्स. ठीक है, आपका आ जाता है टेल्यूरिक हेलिक्स वाला मॉडल, टेल्यूरिक हेलिक्स. ठीक है, इसका नाम जो था साइंटिस्ट का वो मैं लिख देता हूँ. ठीक है, तो ये था आपका टेल्यूरिक हेलिक्स मॉडल. डीक और चॉइस क्लासिफिकेशन, उसको आप जैसे मर्जी पढ़ो, नाम कोई पूछता नहीं है. ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है करने की, बस आप डी टेल्यूरिक हेलिक्स जो है वो स्ट्रक्चर याद रखना. तो टेल्यूरिक हेलिक्स मॉडल में क्या था बेसिकली, जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बेसिस पर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, साइलेंड्रिकल टेबल, साइलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स बनाएंगे, है ना. तो वहां पर क्या होगा, सेंटर से एक लाइन जाएगी, अ लाइन विल पास फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल, फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल rotation, and the elements which will lie on this will have same property. ठीक है, मतलब क्या है,
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या वेट की फॉर्म में रखेंगे, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टेबल आएगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स। वो क्या होगा, अ लाइन, उसमें क्या होगा, अ लाइन विल पास थ्रू, उस सिलेंड्रिकल टेबल के बीच में से अ लाइन विल पास थ्रू फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल रोटेशन एंड द एलिमेंट विच विल लाई ऑन दिस लाइन विल हैव द सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, ये आपका सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट है, ये देखो, ये ऐसे, ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, मान लो इसके सेंटर से ना, देखो इसके सेंटर से एक लाइन गुजरती है, और ये आपका क्या है, एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है। कोई एलिमेंट यहाँ लाई करता है, कोई एलिमेंट यहाँ लाई करता है, कोई एलिमेंट यहाँ लाई, लेट सपोज कोई एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट वाई और कोई एलिमेंट जेड जो है वो यहाँ लाई करता है। तो ये जो जो इस लाइन पर लाई करेंगे उनकी क्या होंगी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी उनकी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी। ये आपका कौन कहता है, टेल्यूरिक हेलिक्स मॉडल या डी चैन कॉर्टिस क्लासिफिकेशन कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई, बट क्या है, ये जो है ये बहुत साइंटिफिकली इसको पढ़ना इज़ वेरी टिपिकल। और हमारा काम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं ना, चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं केमिस्ट्री की एक सिस्टमेटिक पढ़ाई हो, एक अंडरस्टैंडिंग और सिस्टमेटिक है ना, अंडरस्टैंडिंग हो उसकी, मतलब कि हम उसको समझ पाए विद ईज। अभी जो एक और कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसका फ़ायदा क्या है, जो ये इसकी स्टडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हम तो एक ईजी वे ऑफ लर्निंग ढूंढ रहे हैं ना। तो ये जो है ये मॉडल जो है वो भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। बाद आपका मॉडल आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। क्या आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। इसको दिया जॉन न्यूलैंड ने, ठीक है, इन 1835, जॉन न्यूलैंड इन 1865, ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय जॉन न्यूलैंड इन 1865। देखो ये मॉडल क्या कहता था, मॉडल कहता था कि एवरी एट्थ एलिमेंट of table repeats the property of the first one। जैसे मैंने अपनी भाषा में लिख दिया है, एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी, द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ द वन, फर्स्ट वन या फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ द टेबल repeats the similarity in property with the first element, ठीक है। तो ये क्या कहता है, और ये किस पे बेस्ड था, इसे हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा, ठीक है। ये ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक पर बेस्ड था। अब ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक क्या होता है, देखो, अब गाना इतना तो सबने सुना होगा है ना, इंडिया में सारे गामा पा, जो सबने सुना होगा, ऐसे शो भी आता है सारे गामा पा करके, ठीक है। तो सारे गामा पे में क्या होता था, सा रे गा मा पा धा नी सा, एक ये था ना, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एवरी एट्थ एलिमेंट जो है वो क्या आ रहा है, सिमिलर इन प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट वन, ठीक है। यही आपका म्यूजिक का होता है, सारे गामा पाधा नी सा। देख रहे हो यहाँ पे पहला जो है वो आठवीं को क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, यही मैंने बोला, एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ द टेबल रिपीट्स द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। एक इस पे बेस था, ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक पे बेस था, सा रे गामा पाधा नी सा, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब हम लोग अपना टेबल ड्रॉ करके ज़रा देखते हैं कि न्यूलैंड ने क्या दिया था टेबल, ठीक है। तो न्यूलैंड का टेबल जो था वो यहाँ से शुरू होता, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
कैल्शियम। तो आप देख पा रहे होगे ना, फर्स्ट एलिमेंट है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और फिर एट्थ जो है वो सिमिलर इन प्रॉपर्टीज आ रहा था। तो ये क्या था आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। समझ आई बात? अब देखो न्यूलैंड ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव समझ आ गया, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा शायद। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। ठीक है, अबे मॉडल फेल क्यों हुआ, तो ड्रॉबैक्स की बात कर लें या डीमेरिट की बात कर लें। तो क्या था, मैंने आपको देखो आपने पढ़ा वहाँ पर, कैल्शियम तक तो वो बढ़िया चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब हैवी मासेस आने लगे या हैवी एलिमेंट्स आ गए, हैवी एलिमेंट्स जब आए तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव डज नॉट शो एक्यूरेट रिजल्ट। और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था, हर पहला एलिमेंट जो है वो आठवें एलिमेंट के साथ क्या करे, अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर शो करे। बट क्या हुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव यहाँ फेल होने लग गया। कैल्शियम तक तो वो बढ़िया दे रहा था आपको रिजल्ट, बट उसके बाद जब हैवी एलिमेंट्स और ज़्यादा ज़्यादा हमें क्योंकि एलिमेंट्स कितने सारे हैं अभी के समय में, अगर मान लो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव चल रहा होता तो उसको 118 एलिमेंट्स के लिए ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सही शो करनी चाहिए थी, बट वो नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा क्या था, उस वक्त देखो कई एलिमेंट्स जो थे वो ना डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, कई एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसे कि नोबल गैसेस। देखो क्या होता है, नोबल गैसेस जो होती है ना वो लीस्ट रिएक्टिव गैसेस होती हैं, आपको पता है। ठीक है, ये नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस जो होती है वो लीस्ट रिएक्टिव गैसेस होती हैं। तो इनिशियली मतलब अर्ली स्टेजेस में जब क्लासिफिकेशन वर गोइंग ऑन, तो नोबल गैसेस जो होती है वो बहुत कम रिएक्ट करती थी। तो सबसे पहले देखो हमारे जो आमने सामने है वो कौन सी गैसेज जो है वो हाइड्रोकार्बन है ना, और ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, नाइट्रोजन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्योंकि ये जो रिएक्ट करती है और हमारी डे टू डे लाइफ से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इन सब एलिमेंट्स को फाइंड करना जो था वो ईजी था एट दैट टाइम। बट नोबल गैसेज जो कि बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, जो मिलने को भी बहुत कम मिलती हैं, है ना, वो जो थी वो उनकी डिस्कवरी लेट हुई और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने ना उसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा था। ठीक है, उन एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा था। तो जब वो मान लो न्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं और मान लो वो क्लैश कर रहे हैं, लेट सपोज कि हीलियम जो था वो यहाँ बताया नहीं गया है। हीलियम इस टाइम तक जब तक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया तब तक हीलियम नहीं था। अब जब वो हीलियम आएगा तो उसे देख लो, लिथियम है उससे पहले, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना। तो हीलियम जब आएगा तो उसको रखेंगे कहाँ, हीलियम के बाद क्या आएगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन आएगा, नियॉन को रखेंगे कहाँ, तो ये क्या करेगा, एक पीरियोडिसिटी को खराब करेगा, है ना। तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ के रख देगा जब नए एलिमेंट्स जो थे वो जब आएंगे। तो क्या किया, इसकी ड्रॉबैक क्या हो गई, he did not left any space for the elements that may be that might be that may be discovered in the future. For example, noble gases। ठीक है, तो क्या हो गया, इसने जो है उस चीज़ के लिए स्पेस छोड़ा ही नहीं, ये अपना मॉडल बनाता गया और जैसे ही नोबल गैस की मान लो एक नोबल गैस आया, इसने पूरे स्ट्रक्चर को खराब करके रख दिया। ठीक है, तो आपका जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो यहाँ फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगले मॉडल पे आ जाते हैं हम लोग, मेंडलीव लॉ ऑफ। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल होने के बाद ना हमारे पास अब दो साइंटिस्ट बड़े बड़े थे जिनकी रिसर्च की रिपोर्ट जो थी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हुई हमारे आगे के टाइम में, जब हमने ना जैसे आगे प्रोसीड किया, एलिमेंट्स मिलते गए, है ना। तो हर रिक्वायरमेंट जो थी हमारी रिगार्डिंग टू द ईजीनेस ऑफ दैट पीरियोडिक टेबल, वो उस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया, उनको सिंप्लीफाई किया। तो उसमें दो बड़े साइंटिस्ट का नाम आया, लूथर मेयर और मेंडलीव। ठीक है, तो लूथर मेयर थे आपके एक, और दूसरे आपके मेंडलीव। ठीक है, इन दोनों का जो बेसिस ऑफ मतलब इन्होंने जो बेसिस दिया था अपने रिसर्च के लिए, वो पीरियोडिसिटी का रीज़न इन्होंने बताया। पीरियोडिसिटी मैंने बता दिया ना कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इन अ रेगुलर इंटरवल, उसको हम लोग कह रहे थे पीरियोडिसिटी। तो वो पीरियोडिसिटी का इन्होंने दोनों ने कॉज क्या बताया, इन्होंने बता दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं कि आठवां मेटल एलिमेंट जो है वो सिमिलर होगा फर्स्ट, या फिर ऐसा होगा कि कोई ट्राइड है उसमें बीच में, या फिर आपका टेल्योरिक हेलिक्स, ये सब ऐसा ही है। जो बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी है वो आपका रहेगा एटॉमिक मास। इन दोनों ने इनका जो बेसिक देखो, थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे ना
मैं अभी बताऊंगा, अभी जाएंगे। तो डिसिमिलैरिटीज इनके बीच में आएंगी, जिसकी वजह से मेंडलीव जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि लूथर मेयर को भी जगह मिली है, अच्छी अच्छी रिकॉग्निशन मिली है, बट उतनी नहीं मिली है, क्योंकि देखो रिसर्च का ही बात होती है, कौन थोड़ा सा पिन पॉइंट पे जो चीज़ को अच्छा ले जाए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, जिसका है ना जो प्रूफ अच्छे से हो जाए, वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जबकि बेसिस दोनों का देखो सही था, बट मेंडलीव को आप कितने लोग जानते होंगे और लूथर मेयर को कितने जानते होंगे? हर 10th का स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ के जाता है, रिस्पेक्टिव कि वो कॉमर्स ले रहा है कुछ भी ले रहा है, उसको मेंडलीव के बारे में पता होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होगा, बट लूथर मेयर के बारे में है ना, शौक सा लगा ना, बट देखो क्या है, नॉलेज या रिसर्च का टाइम है ना, ऐसा भी नहीं है कि लूथर मेयर ने जो है वो बहुत लेट दिया था आफ्टर मेंडलीव। ऑलमोस्ट जो था वो सिमिलर टाइम पे इनकी रिपोर्ट्स या रिसर्च आई थी, ठीक है। बेसिस भी दोनों का सेम था कि एटॉमिक मास जो था वो पीरियोडिसिटी का कॉज था, बट देखो कैसे चेंजेस आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले लूथर मेयर का पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, लूथर मेयर जो थे उनकी जब रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना क्या किया, अपना टेबल शो किया, और विच वाज बेस्ड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज such as atomic volume, boiling point, melting point, है ना, with the function of atomic weight, ठीक है। ये किस पे बेसिस था, बेस था फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, बेस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विद द फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट के साथ जो था वो इन्होंने क्या स्टडी किया, आपकी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और इन्होंने क्या किया, वो एक ग्राफ ड्रॉ किया इस बेसिस पर, ठीक है। इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, और जो जो एलिमेंट्स हु आर lying on same point in Luther Mayer's graph were similar in properties। क्या पाया, एटॉमिक वॉल्यूम या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एलिमेंट की, उसको क्या किया, विद द फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट उन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया। देखो क्या करा उन्होंने, एक्स एक्सिस पर एटॉमिक वेट ले लिया, चेंज हो रहा है जो कि, और वाई एक्सिस पर उन्होंने क्या ले लिया, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले ली, लेट सपोज एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। तो देखो उन्होंने जब ग्राफ ड्रॉ किया डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, तो वो कुछ ऐसा आया, ऐसा है कुछ ना, पहाड़ जैसा बन के आया, ठीक है। तो उस पहाड़ में जो वो बन के आया, उसमें टॉप पर यहाँ जो सारी कुछ एलिमेंट्स आए जो इस पॉइंट पे ही आ रहे थे, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे जो क्या कर रहे थे, सिर्फ इस टॉप बिल्कुल हिल के पीक पर आ रहे थे, ठीक है। जब देखा गया तो पाया गया कि 7-8 एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, और वो पीक पर कौन से हैं, देखो एटॉमिक मास वेरी कर सकता है उनका, बट प्रॉपर जब ये सेम आ रहे हैं ना इस पॉइंट पे, एटॉमिक वॉल्यूम है ना सेम आ रहा है उनका, तो यहाँ पर सारे आपके एल्कली मेटल आए, जितने भी एल्कली मेटल थे ना वो एक पीक को एक्वायर कर रहे थे लूथर मेयर के कर्व में। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आया आपका हेलोजन, फिर यहाँ पर आपका आया एल्कलाइन अर्थ मेटल, उससे नीचे आया आपका ऑक्सीजन फैमिली, और यहाँ आया आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो लूथर मेयर कर्व क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के बेसिस पर ग्रुप था आपका, ठीक है। तो क्या हुआ, हर पर्टिकुलर पॉइंट एलिमेंट हु आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट इन लूथर मेयर्स ग्राफ वर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। टॉप पर जो जगह इस पॉइंट को एक्वायर करते जाएंगे वो सारे आपके क्या हो गए, एल्कली मेटल थे। आप जो चेक किया उन्होंने तो देखा कि ये जो टॉप पॉइंट ऑफ कर्व है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, एल्कली मेटल मिल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे कर्व क्या है, तो हमें हेलोजेंस मिल रहे थे। थोड़ा और नीचे लेफ्ट की तरफ आए तो ऑक्सीजन का ग्रुप मिल रहा था, वो ऑक्सीजन की फैमिली मिल रही थी। राइट साइड से ग्रुप के नीचे गए तो वहाँ एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट मिले। तो ये बेसिस था आपका किसका, लूथर मेयर के कर्व का, ठीक है। तो लूथर मेयर बेसिकली अगर मैं स्टेटमेंट कह दूँ, ये तो मैंने आपको समझाया, तो लूथर मेयर ने स्टेटमेंट क्या दी थी अपने थ्योरी की,
when elements are placed in terms of their increasing atomic weight, physical and chemical properties repeats after a regular interval। ठीक है, तो फाइनली जो था उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया लूथरमैन ने कि जो एलिमेंट्स हैं वो प्लेस हो रहे हैं जब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, समझ आई बात। तो इसके बाद क्या आपका आगे लूथरमेयर का जो था टेबल आने के बाद हमारे पास आया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक इसके बाद क्या आ गया आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो था ये किस पे बेस्ड था? पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड था। ये किस पर बेस्ड था? पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड था। और पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? पीरियोडिसिटी इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। समझ रहे हो क्या? बहुत छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, वैसे बड़ी स्टेटमेंट भी है इसकी। बड़ी स्टेटमेंट अगर आप लिख देते हो तो हो जाए फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब क्या है, कोई भी प्रॉपर्टीज, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक वॉल्यूम या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं की मेंडलीव ने, डिफरेंस देख रहे हो? या इसने सीधा बात की पीरियोडिक लॉ की। अपने जो इसने मॉडल जो प्रूफ किया उसमें इसने सीधा बात किया कि भैया जो आपका जब पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो मैं रख रहा हूँ, ये बेसिकली डिपेंडेंट है किस पे? पीरियोडिक लॉ पे बेस है। और पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि पीरियोडिसिटी जो है, रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट अ रेगुलर इंटरवल होने का जो बेसिस है, जिस बीस पे वो रिटर्न आ रही हैं, जैसे 7 या 8 के बाद या जिसके बाद भी जो है वो प्रॉपर्टीज रिपीट आ रही हैं, वो हमें पता चलेगा किस पे रिपीट आ रही है। वो वो किस पे बेसिस है? इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बाद फिर से वही चीज़ आ जाती है। एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास गया, फिर उस पर्टिकुलर एटॉमिक के बाद फिर से वही प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो था वो किसने दिया? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मीन्स के क्या है, जब एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के बाद जो है, जो एक एटॉमिक मास न्यू आएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पिछले वाले किसी से सिमिलर होंगी। तो ये मतलब बेसिकली मैं हिंदी में बात बता रहा हूँ, बट क्या है सिंपल सा समझना है, कुछ ज़्यादा इसमें डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं कि क्या है क्या नहीं है। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास वेरी करेगा तो किसी एक इंटरवल पे, एक फिक्स इंटरवल पे क्या होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। अब उसमें और क्या थे कुछ चीज़ें। सबसे पहले जो थे वो 8 ना उसमें ग्रुप्स थे, और ग्रुप्स जो थे वो क्या होते थे? हॉरिजॉन्टल। उसने ये टेबल बनाना शुरू किया ऐसा हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जो था उसके पास 6 जो थे वो क्या थे? पीरियड थे। पीरियड क्या थे? हॉरिजॉन्टल। और ये सॉरी, ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वर्टिकल। मैंने बना के भी गलत बता दिया, ये वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? आपका पीरियड ऐसे रहेगा, है ना? ऐसे जो जाएगा वो क्या रहेगा? एच। और ये क्या रहेगा? जी। ये ग्रुप। और ये क्या था? पी। समझ आई बात? ये चीज़ क्लियर हुई? उन्होंने क्या कहा? 8 ग्रुप थे, 6 पीरियड थे। ठीक है, इस समय तक 56 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, इस समय तक क्या हुए थे? 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। जो ग्रुप्स थे ना उसमें सब डिवाइड, कुछ ग्रुप्स जो थे वो सब डिवाइड भी किए थे, ग्रुप ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। तो ये ग्रुप जो थे ये सब डिवाइडेड थे। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था वो पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड था। पीरियोडिसिटी इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास,
फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी, पीरियोडिक फंक्शन थी ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो थे 8 ग्रुप थे जो वर्टिकल थे, 6 जो थे वो पीरियड थे जो क्या थे, हॉरिजॉन्टल थे, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स थे सब डिवाइडेड थे ए और ग्रुप बी में, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा आ जाते हैं मेरिट्स पे, ठीक है। मेरिट्स पर आ जाते हैं किसके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। देखो मैं ना लिंक में ना जो है वो आपको फोटो डाल दूंगा किसकी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। तो आप उसको एक बार ज़रूर उसके साथ गो थ्रू हो जाना, क्योंकि क्या है, थ्योरी कितनी पढ़ लो, एक बार पीरियोडिक टेबल जब देख लेते हैं ना तो ज़्यादा क्लियरेंस हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो था मेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे था सिंप्लीफाइड फ्लो ऑफ टेबल। जब हमने काम अपना शुरू किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, तो सबसे पहले हम लोग क्या चाह रहे थे, एक आसान एक सिंप्लीफाइड मेथड है ना, जिसमें हम क्या पढ़ सकें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ सके किसी केमिकल की, तो एलिमेंट की, ठीक है। तो ये जो आपका पीरियोडिक टेबल था ये किस पे बेस्ड था, हमें पता चल गया एटॉमिक मास पे। तो जब हमने एटम्स को क्या करा, एलिमेंट्स को विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखना शुरू करा, तो एक पीरियोडिसिटी या पीरियड रिपीट हुआ। कुछ जो चीज़ें थी वो क्या करी, किसी ग्रुप में लाई कर गई, जैसे ये जो है, और कुछ जो है वे किसी पीरियड में लाई कर गए। तो जो जो सेम ग्रुप में लाई करते जा रहे थे, क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एटॉमिक मास बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो क्या आ रहा था, कुछ जो है वो किसी ग्रुप में फॉल करते गए, कि यहाँ गए, कि यहाँ गए, कि यहाँ गए, कहाँ गए। जब ये आए तो इन सब की प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, काम सिंप्लीफाइड हो गया, हमारा काम जो था वो आसान हो गया, स्टडी ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्टडी जो थी वो आसान हो गई, क्योंकि हर हम जब एटॉमिक वेट बढ़ते हुए पे फॉर्म पे लगा रहे थे, तो क्या हो रहा था, कुछ इंटरवल के बाद जो है वो चीज़ें रिपीट हो रही थी, जैसे सोडियम आया, लिथियम आया, फिर कुछ टाइम बाद सोडियम आ गया, और सोडियम जो थे और लिथियम जो है वो एक ग्रुप में लाई किए, ग्रुप ए में लाई किए, है ना, ग्रुप ए में लाई किए, और उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी। तो एक पीरियोडिसिटी का जो है वो एक मतलब एक नया कंसेप्ट सामने आया विद रिपीटेशन, ठीक है, विद रिपीटेशन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड फ्लो ऑफ टेबल हमारे पास आ गया, ठीक है। दूसरा क्या था, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, इट वाज मोर एलैबोरेट देन लूथर मेयर्स टेबल, ठीक है। तो लूथर मेयर्स टेबल से क्या था, ये ज़्यादा क्या था, एक्यूरेट था, ठीक है। तीसरी चीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट, मेंडलीव ने ना एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला था आपका बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का इसके आने से पहले, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आने से पहले मास कंसिडर किया जाता था 13, जो कि क्या था, गलत था। और बाद में मेंडलीव ने मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के थ्रू उसका मास करेक्ट करके कितना बताया, 9। तो बेरिलियम का जो एलिमेंट का मास था वो क्लियर करने में या करेक्शन करने में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। उसके बाद चौथा जो था, क्या था ना, जब आप ऐसे एलिमेंट्स रखते जा रहे थे, देखो ये था, ऐसे 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 आप एलिमेंट्स रखते जा रहे हो, है ना, और आपके पास क्या है, 8 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप है, फिर 6 पीरियड हैं आपके, आप एलिमेंट्स रखते जा रहे हो। बट मैंने आपको बताया कि उस वक्त सिर्फ 56 एलिमेंट जो थे वो खोज में आए थे, जिसकी जो मतलब हमने फाइंडिंग हो चुकी थी। देखो क्या होता है, एलिमेंट जो है ना वो समय के साथ मिलते जा रहे हैं, अभी भी कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, अभी भी मिलेंगे और आगे भी कहीं मिलेंगे। तो देखो उस वक्त उस समय पे जो एलिमेंट्स का नंबर था वो 56 था, आज जो एलिमेंट्स का नंबर है वो कितना हो गया, 118 हो गया बुक लैंग्वेज में। तो 118 एलिमेंट्स हो गए, मतलब एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप किसी एलिमेंट को रख देते हो, जैसे कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में उसने एलिमेंट रख दिया था, जब न्यू एलिमेंट्स का खोज हुआ तो वो एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं बची, स्पेस बची नहीं, है ना, स्पेस नहीं बची। तो उसने जब नए एलिमेंट्स आए तो उसने उसी कंसेप्ट को तो गलत किया ही, उसका पूरा टेबल को भी गलत कर दिया। तो इसमें जो था जो मेंडलीव ने थे अपने जो एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज तो कर दिया, बट कुछ स्पेसेस जो है उसने खाली छोड़े, क्योंकि क्या हुआ ना, देखो उसके पास उस एलिमेंट का कोई प्रूफ नहीं था। लेट सपोज गैलियम और जर्मेनियम दो एग्जांपल है हमारे पास, उसे नहीं पता था कि ये गैलियम जर्मेनियम हमें मिलेंगे, बट उसने देखा कि इस एटॉमिक वेट पे पर्टिकुलर जगह खाली रह जा रही है, या तो वो क्या करता, दूसरे एलिमेंट को वहां भर देता। उसने वहां पर उस किसी नए एलिमेंट को डालने की बजाय स्पेस को खाली छोड़ा, और बोला कि भैया ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद जो आएगा ये एलिमेंट
इसका ये प्रॉपर्टी होगा। मतलब देख रहे हो कि वो उसने क्या प्रेडिक्ट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी ऑन द बेसिस ऑफ उसका क्या है। देखो अब वो एल्यूमिनियम के बाद जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये समझ लो कंसेप्ट क्या है। जैसे कि सोडियम है, लिथियम सोडियम है ना, और इसके बाद मैग्नीशियम आ रहा है। लेट्स सपोज उस वक्त मुझे ना पता होता कि हाँ मैग्नीशियम आना है, तो मुझे पता है कि सोडियम के बाद जो एलिमेंट आएगा वो जाएगा आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल मुझे पता चल गया, तो उस बेसिस पे मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, उसका कुछ नाम भी रख सकता हूँ। जैसे अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है, हमें ये सब पता थे, बट अगर मान लो मैग्नीशियम ना पता होता, तो ऐसा ही उसके सामने एक क्या आ गई सिचुएशन आ गई कि भैया मुझे तो नहीं पता कि मैग्नीशियम है। ऐसा है नहीं, मैं आपको इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैग्नीशियम उस वक्त हमें पता था, ठीक है। तो उसके सामने कंडीशन आ गई कि भाई यहाँ पर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जैसा उसे कुछ ना पता हो, मुझे मान लो मैग्नीशियम जैसा कुछ ना पता है, और मुझे पता है ये जो है सोडियम के बाद कोई चीज़ आ रही है, मतलब वो तो पक्का एल्कलाइन अर्थ मेटल होगी। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज मुझे पता है, मतलब इस एलिमेंट ये जो आएगा इसका मैं नाम लिख देता हूँ ए का सोडियम। सोडियम के बाद आने वाला एक एलिमेंट, और मैंने कह दिया कि भैया वो एल्कली मेटल के बाद आ रहा है, तो उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में जाएगा, और इस ग्रुप में जाएगा तो इसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी इससे सिमिलर। तो इसमें प्रिडिक्शन करने का काम जो था वो बहुत ही मतलब अलग चीज़ थी, एक बहुत ही रेयर चीज़ थी जो साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। ये बहुत बड़ा मेरिट था उसका कि उसने पहले ही प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करके उनका नाम ले दिया। जैसे कि हमारे पास उसने दो चीज़ें दी थी, एक ए का एल्यूमिनियम दिया था, ठीक है, एक आपका दिया था ए का एल्यूमिनियम, और दूसरा दिया था आपका ए का सिलिकॉन। यह आया था गैलियम, बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला ये गैलियम है, और यह आया जर्मेनियम। ये क्या है आपका गैलियम, और ये आपका जर्मेनियम। और अब हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो प्रॉपर्टीज गैलियम और जर्मेनियम की आई, जो हमें बाद में, हमें कहीं कुछ सालों बाद है ना, 1905 में आपका पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, उसके कई सालों बाद जब गैलियम और जर्मेनियम असल में मिले, और जब हमने क्या किया उसकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव की कई हुई प्रॉपर्टीज के साथ मिलाया, तो हमने बहुत मतलब आश्चर्य वाली बात की थी, देखी कि अरे इसने तो जो प्रिडिक्ट किया था वही बिल्कुल सेम आ गया। तो ये चीज़ जो थी ये मेंडलीव की बहुत अच्छी थी। और चीज़ें तो सबसे अच्छा काम उसने ये किया कि एटॉमिक मास को जो है वो पीरियोडिसिटी का एक बेसिस माना, जो कि आगे चल के थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट नींव जो थी वो उसने रख दी थी पीरियोडिक टेबल की। तो आज तक अभी ये कभी नहीं हुआ कि जो बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर आपसे कोई पूछता है ना बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वो मेंडलीव ही था जिसने एक बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया। वो अभी तक चला रहा है, बट क्या हो रहा है अब धीरे धीरे जो पहले एटॉमिक नंबर आएगा, फिर एटॉमिक नंबर ही है बट उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है। तो नींव जो थी वो मेंडलीव की चल रही है, बट जिस बेसिस पर बना रहे हैं वो हम चेंज करते जा रहे हैं। मतलब कि अब पहले हम लोग एटॉमिक नंबर पे थे, थोड़ा वही चीज़ है, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होगा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना, और ये सब वो सब, तो वो सब चीज़ें आती गई, तो उस बेसिस पर हमने हमने बेसिस का भी चेंज नहीं किया, मेंडलीव की ही थ्योरी पे जो है नींव थी, बट जो उसके रीजंस थे वो चेंज करते गए हम लोग। ऐसे आप भी धीरे धीरे समझोगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो उसने एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन प्रिडिक्ट किया, जो कि क्या निकले, गैलियम और जर्मेनियम, बिल्कुल उसके कहने के जैसे निकले, ठीक है। तो ये थे आपके पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स। अब हम लोग करते हैं डी। तो अब हम लोग क्या करें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग डी मेरिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डी मेरिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है, अगर आप अभी जाके चेकआउट करोगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो उसमें देखोगे हाइड्रोजन जो था वो प्लेस था ग्रुप वन के साथ, और ग्रुप वन में क्या थे, एल्कली मेटल्स थे, ठीक है। बट हमें पता है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो किससे मिलती हैं, सेवन्थ ए मीन्स हेलोजन के साथ। तो यहाँ ब्लंटली जो है ग्रुप वन पे ऊपर हाइड्रोजन रख देना एक सीरियस ड्रॉबैक था इसके उस पे पीरियोडिक टेबल पे। दूसरा था एनालोमस पेयर, एनालोमस मतलब अजीब, ठीक है। ये वर्ड क्या है बेसिकली, एनोमेलस, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना यार, अजीब मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। स्पेलिंग पे इतना जाना नहीं अपन को केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अजीब पेयर बेसिकली क्या थे, देखो क्या था, जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, कोबाल्ट को प्लेस किया आफ्टर निकल, ठीक है, एंड आयोडीन को प्लेस किया आफ्टर टेल्यूरियम, ठीक है। बट हमने जब मासेस निकाले इसके, तो इसका आया 58.9, और इसका एटॉमिक वेट आया 58.6,
दूसरा इसका है 127.9 और इसका वेट है आपका 127.6। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स अगर आप रख ही रहे हो एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो ये आपने क्यों रख दिया निकल को पहले और कोबाल्ट को बाद में? जबकि निकल का मास तो ज़्यादा है, वैसे ही टी का मास जो है वो ज़्यादा है और आयोडीन का मास जो है वो कम है, तो आयोडीन को क्यों बाद में रखा? तो ये एक ड्रॉबैक आ गया एनामलस पेयर का। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास जो है वो क्या रहे, डिफरेंट रहे और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहे, जैसे कि हाइड्रियम, ड्यूट्रियम, ट्रिट्रियम। एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है, एटॉमिक मास वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास की बेसिस पे है वो कहेगी कि भाई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये हाइड्रियम, डाइट्रियम और ट्रिटियम जो है इनको अलग अलग ग्रुप में रखो, है ना, इनको अलग अलग ग्रुप में ले जाओ, इनको अलग अलग पीरियड में रखो, नहीं तो ये तो पीरियड अलग में रखो या ग्रुप में अलग रखो, क्योंकि एटॉमिक वेट है ये तो बढ़ते जाएंगे, एक साथ तो रह ही नहीं सकते। बट हमें पता है कि ये तीनों आइसोटोप्स हैं, इनके एटॉमिक मास भले ही अलग है, भले इनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, और एटॉमिक नंबर सेम है। और हमने क्या पढ़ा, हाइड एच डी और टी का क्या पढ़ा हमने, कि इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। अब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव जाएं तो वो कह रहा है कि एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा तो इन दोनों तीनों को अलग रखो। बट जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी तो हमने पाया कि इन तीनों का जो था भले ही मास अलग है बट इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये भी था इनमें से। ठीक है, आइसोटोप्स। उसके बाद हमारा आ जाता है कुछ सिमिलर कुछ डिसिमिलर स्पीशीज को क्या करा। थर्ड डीमेरिट क्या था कि कुछ सिमिलर स्पीशीज को अलग अलग रख दिया और कुछ डिसिमिलर स्पीशीज को या एलिमेंट्स को साथ साथ रख दिया। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करोगे ना ग्रुप वन की, तो ग्रुप वन में सब ग्रुप है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है वो निकल, लिथियम है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, और जबकि ग्रुप बी में जो है वो कॉपर, निकल वगैरह है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो आप क्या देख रहे हो कि जो सिमिलर है, बेसिकली क्या करा मेंडलीव्स की थ्योरी ने, क्या करा, डीमेरिट्स उनमें से एक थी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को अलग अलग कर दिया और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को साथ साथ रख दिया कई जगह। तो मैं डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को साथ साथ रखने वाला एग्जांपल आपको बता रहा था, जिसमें क्या था, ग्रुप ए और ग्रुप बी थे। ग्रुप ए में फर्स्ट ग्रुप में सब ग्रुप्स थे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें कोबाल्ट, निकल। ठीक है, थे। तो क्या हुआ, लिथियम सोडियम तो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है या मेटल है ना। तो इन दोनों को साथ रखने का कोई तुक तो बनता नहीं है ना। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक आ गया, ये भी एक ड्रॉबैक जो था वो आपका मेंडलीव्स के थ्योरी में आ गया। ठीक है, उसके बाद अब अपना अलग आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी वो आइसोटॉप्स की पीरियोडिसिटी नहीं बता पा रहा था, एटॉमिक मास, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक मास जो हमने बेसिस लिया था वही गलत पड़ रहा था। तो फोर्थ जो डीमेरिट था वो क्या था, ही कैन नॉट he cannot able to explain the basis of periodicity, जो कि हमें बाद में पता चला कि एक्चुअल में बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी क्या था, एटॉमिक नंबर था ना कि एटॉमिक मास था। इतने सारे ड्रॉबैक्स आने के बाद क्या पता चला हमें कि ऐसा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो ये बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट ले रहा है पीरियोडिसिटी का, ये गलत है। ठीक है, फोर्थ हो गया। उसके बाद आपका फिफ्थ आ जाता है पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो थे वो स्पेसिफाई नहीं किए, किसने, आपके मेंडलीव ने। ठीक है, तो ये सारे जो थे आपके वाइंड अप करते हैं किसको, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव थ्योरी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हेनरीज, मोसलेस,
एक्सपेरिमेंट और उसके बाद हमारे जो है वो चेंजेस क्या आए, एटॉमिक मास से हम लोग कैसे एटॉमिक नंबर की ओर शिफ्ट हुए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव, और अब यहाँ पे मेंडलीव का जो था पीरियोडिक टेबल का जो है समापन होगा। पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा जैसे पता नहीं चलता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पीरियोडिक टेबल देख लेना, मैं आपको लिंक में जो है वो दोनों की फोटोज डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, हमारे पास आए हेनरी मूसले। इन्होंने भी क्रांति ला दी पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने क्या करा, एक हैवी, आपको पता है एक्सरेज कैसे जनरेट होती हैं, तो क्या होता है किसी हैवी मेटल को लिया जाता है और उस पर हाई एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करते हैं तो उस मेटल में से क्या होता है, हैवी मेटल में से एक वेव रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सरे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सरे को जो है वो रिलीज किया डिफरेंट एटम्स के लिए। ठीक है, और हेनरी मूसले ने क्या पाया कि जो उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो क्या थी, उसका कुछ ऐसे आ रहा था, देखो, मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी ना वो किस पे डिपेंड कर रही थी, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक नंबर पर। यहीं से जो वो सारा खेल जो है वो पलट गया, जो जो कि हम मेंडलीव में पढ़ते आ रहे थे या लूथर मेयर में पढ़ते आ रहे थे कि एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट करते हैं, वो सब कुछ बदल दिया हेनरी मूसले के इस एक्सरे रिएक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो थी वो एक्सरे की थी, है ना। ये जेड जो था वो हमने मेटल जो एलिमेंट लिया था, ठीक है, जिसपे हम बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे, और ए और बी जो थे वो क्या थे, हमारे पास कांस्टेंट थे। तो क्या आपके पास आ गया था, फ्रीक्वेंसी जो थी वो क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये ए क्या है, एटॉमिक, ए एन एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बेसिस पर जो था हेनरी मुस्ले ने क्या कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल, atomic number is the fundamental property of an atom। क्या था, एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ठीक है, उसके बेस पे हमारा क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हेनरी मूसले की जो ये प्रूफ था उसके बाद जो है वो चीज़ें बदलने लगी। कहीं जो है कुछ टाइम तक केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्टिविटी, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन बेसिस पर जो है वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहा। आज के टाइम पे, इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग कहते हैं कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अब क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट is physical and chemical properties of an element is periodicity of its atomic number। क्या है, जो पीरियोडिसिटी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की पीरियोडिसिटी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, एटॉमिक नंबर पर करती थी। ठीक है, ये चीज़ ने सारा चीज़ बदल दिया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आज प्रेजेंट के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मान के चलते हैं। ठीक है, कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, वो क्या रहेंगे, सिमिलर क्या रहेंगे, क्या रहेगी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ते हैं। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ आपके सामने, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिख रहा हूँ आपके सामने। जो आजकल के ज़माने में जो आजकल जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो वो कुछ ऐसा होता है, देखो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा बट मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़ की कैसे आया है। ठीक है, देखो जैसे ये है, ये आपका क्या हो जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले तो हम लोग एट्रीब्यूट्स जान लेते हैं। ठीक है, उसमें 18 जो क्या रहेंगे, वो क्या रहेंगे, ग्रुप रहेंगे। 7 जो क्या रहेंगे उसमें, पीरियड रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 2 ग्रुप। ये आपका देखो ऐसा होता है कुछ, है ना, आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है ना। एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। नीचे आपका क्या होते हैं, 2 लेंथेनॉइड्स सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज।
हम इसको कह देते हैं एस ब्लॉक, इसको कह देते हैं पी ब्लॉक, इसको कह देते हैं डी ब्लॉक और इसको कह देते हैं एफ ब्लॉक। आजकल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसे ही चलते हैं ना, एस पी डी एफ, ठीक है। तो ये होता कैसे, देखो पहले यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, पहले को बोलते हैं फर्स्ट ए, इसको बोल देते हैं सेकंड ए, 2 3 4, इसको बोलते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, और ये एट्थ ए। ये होता है आपका जीरो ग्रुप, इसमें क्या आ जाते हैं, नोबल गैसेज आ जाती हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक होता है आपका, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। हम लोग वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके कितने निकल गए, 18 ग्रुप निकल गए। तो मतलब यहाँ जो बीच में आएंगे वो कितने आएंगे, 10 ग्रुप आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लो कर दिया। तो यहाँ से क्या होता है, 1B से लेकर यहाँ 10B तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक सिंप्लीफाइड मैंने आपका फॉर्म बता दिया, ऐसा होता है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब किसी में ना देखो जैसे क्या है, टॉप पर अगर आप देखो ना, ये पीरियड है आपका, है ना। सबसे पहले अगर आप बात करोगे ना, तो इसके भी ऊपर एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और एक आपका यहाँ क्या रहेगा, लास्ट के ऊपर हीलियम रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या रहता है, हाइड्रोजन, और यहाँ रहता है आपका टॉप पे हीलियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल अगर आपने सामने रखा होगा, तो यहाँ जो है फर्स्ट ए के ऊपर, पीरियोडिक टेबल के ऊपर हाइड्रोजन होता है और यहाँ हीलियम होता है। तो देखो क्या होता है, पहला पीरियड ये है, दूसरा पीरियड मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये है, और तीसरा पीरियड आपका ये हो जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 पीरियड। अब हमको पता है, एक मैं आपको मैजिक नंबर बता रहा हूँ, जो है जो हम छोटी क्लास में बताते थे, 2 8 8 18 18 32, ये आपका मैजिक नंबर ऐसे चलता है, ठीक है। ये क्या कहता है, पहले पहले पीरियड में, पीरियड पता है ना आपको, ऐसे होता है, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट रहेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, छठे में 32, और अगले में भी 32 होना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजन जो है अभी उन एलिमेंट्स का जो, क्योंकि सेवन्थ पीरियड में मोस्टली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, तो सेवन्थ पीरियड में अभी हमारे पास 29 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हैं। तो ये ऐसा कुछ चलना चाहिए, मैजिक नंबर के बेसिस पर जो है वो हर पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं, बट मैजिक नंबर पे ही क्यों होते हैं, ठीक है। तो मैं अब जरा मिटा रहा हूँ साइड से, देख ला लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड वाला काम जो मिटा रहा हूँ। देखो क्या होता है, आप किसी की एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगते हो, तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल याद है आपको, ऑफ बाउ प्रिंसिपल याद है, मैं उसको लिख रहा हूँ, जरा देखो। देखो क्या होता है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d 7d, 4f 5f 6f 7f। देखो यहाँ ही तक लिखा है। आपको पता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होती थी, बोहर-बुरी मॉडल पे होती थी ना, n+l, जहाँ पर अगर n सेम आ जाए, n+l वैल्यू सेम आ जाए, तो n को डोमिनेंट ले लेते हैं, कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, तो पहले आता है 1s, फिर आता है 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s। देखो ये चीज़ नोट कर लेना, ये चीज़ आप नोट कर लेना, ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है, ठीक है। ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। इसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, तो ऐसे फीलिंग होती है। अब देखो क्या होता है, कैसे होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s 3d, है ना। 4s के बाद आपका आ जाता है 3d, फिर आगे का मैं ज़रा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल दोबारा लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल ड्रॉ किया, और उस बेसिस पे मैंने यहाँ ना पीरियड्स ड्रॉ कर दिए। देखो अब मैं इसको समझाऊँ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, पहले ग्रुप में, पहले पीरियड में 2 होते हैं, अगले पीरियड में 8, अगले में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर अगले में भी 32 होने चाहिए थे, बट 29 होते हैं। ये मैजिक नंबर होता है आपका, ये आपको दिमाग में मैंने बता दिया पहले, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले ग्रुप में जो है वो 2 ही एलिमेंट आएंगे, तो आपको पहले पीरियड में जो है वो 2 ही एलिमेंट आएंगे, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आएंगे। तो पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तो आपको पता चल गया कि पहले पीरियड में कितने आए, 2 एलिमेंट आए। तो देखो जब भी हम लोग पीरियड की बात करते हैं ना मेंडलीव के उसमें, तो उसमें ना हर पीरियड में जो है
आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एन जो है वो सेम रहता है हर पीरियड में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई कि देखो अब जैसे ये है, ये आपका जो है ये बात कर रहा है पहले पीरियड के लिए, दिस इज फर्स्ट पीरियड। मैंने क्या कह दिया, पीरियड के हर केस में क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेम रहेगा हर पीरियड में। आप फिल करते जा रहे हैं पीरियड में हो जब तक, वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि अब देखो, अब मैंने क्या किया, ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल करे, और मैंने बता दिया कि कौन से पीरियड में कौन सा जो है वो सब शेल आएगा आपका। ठीक है, जैसे कि ये देखो, पहले पीरियड में आपके पास 1s होता है सिर्फ, हाइड्रोजन के लिए 1s1 और हीलियम के लिए 1s2। उसके बाद पीरियड नंबर सेकेंड के लिए क्या होता है, 2s और 2p। देखो जितने भी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने ही हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो 2s में क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2p में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल होंगे और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 2p के केस सेकेंड पीरियड में, 8। तो एलिमेंट्स भी उस पीरियड में कितने हो जाएंगे, 8। अगला देखो, थर्ड पीरियड है ये, थर्ड पीरियड में क्या हो जाता है, आपका एक s ऑर्बिटल है और एक आपका p ऑर्बिटल है। टोटल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे, 8। तो थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आपके आते हैं। वैसे ही अगला आप जाओगे ना, तो अगले में आएगा 4s 3d और 4p। तो मुझे एनर्जी का कंसेप्ट बताने की जरूरत तो मुझे लगता है नहीं, मैंने आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल और बोहर ब्यूरी मॉडल जो है वो पिछले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो आप 3d को पहले नहीं भर सकते हो कि आप ऐसा करने लग जाओ कि 3D को पहले भर दो, नहीं, पहले 4s फिल होगा, फिर 3D फिल होगा, फिर 4p फिल होगा। तो यहाँ पर जब टोटल ऑर्बिटल काउंट करोगे ना, तो यहाँ टोटल ऑर्बिटल आपके पास आएंगे, एक ऑर्बिटल इसके 5 और इसके 6, तो टोटल ऑर्बिटल आपके पास आ रहे हैं 9 ऑर्बिटल्स, और 9 ऑर्बिटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो फोर्थ पीरियड में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखो सिक्स पीरियड में ना आपका 4d आ जा रहा है, और सेवन्थ पीरियड में आपका क्या आ जा रहा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये आपका फिफ्थ पीरियड था, ये आपका फिफ्थ पीरियड है। फिफ्थ पीरियड में क्या है, 4d आ जा रहा है। सेवन्थ पीरियड में क्या आ जा रहा है आपका, 5d आ जा रहा है। और सिक्स पीरियड में आपका 5d आ जा रहा है। और सेवन्थ पीरियड में आपका क्या आ जा रहा है, 6d आ जा रहा है। तो देखो जहां जहां d एलिमेंट्स आते हैं ना, d ऑर्बिटल आ जाते हैं जहां जहां, वहां जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना, वो किस बेसिस पे होती है, वो ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन जो वो डी ऑर्बिटल में जा रहा हो, वो क्या हो जाता है आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो डी को क्रॉस करेगा, देखो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ और फोर्थ, है ना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ में डी ऑर्बिटल आ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब देखो यहाँ तक जो है, ये जो डी ऑर्बिटल है इस लाइन के बाद शुरू हो रहा है ना, ये मतलब क्या है, पहले 3 पीरियड, पहले दूसरे और तीसरे पीरियड में डी ऑर्बिटल का नामो निशान नहीं होगा। और डी ऑर्बिटल आपका जो जो भी डी ऑर्बिटल में एलिमेंट्स होते हैं वो कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं उन्हें हम। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो देखो ये एस ब्लॉक होता है ना, जो ये होता है बेसिक, और ये जो आपका आता है ये एसिडिक आ जाता है, एम्फोटेरिक या एसिडिक। तो आपका मेटल से या बेसिक चीज से क्या आ जा रहे हैं हम लोग, नॉन मेटल या एसिडिक चीज पे। तो यहाँ से यहाँ ये डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन करा रहा है ना, ये देखो ये वाला डी ब्लॉक है, मिस कंफ्यूज मत करना। देखो पहली 3 पीरियड है और ये आपका डी ऑर्बिटल है, मतलब चौथे पीरियड से जो है वो आपका डी ऑर्बिटल शुरू होगा। इधर 3D, पहली सीरीज 3D आएगी, फिर आएगा आपका 4D आएगा, है ना, फिर उसके बाद आपका 5D आएगा, फिर आपका 6D आएगा, है ना, ऐसे ऐसे आएंगे। समझ आई बात, क्लियर हुआ। ये आपका फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और ये आपका सेवन्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन्थ पीरियड, है ना। और ये फोर्थ पीरियड में आपका 3D आएगा, 4D 5D 6D, है ना। समझ आई बात। और नीचे आपका एफ ब्लॉक है, वो एफ ब्लॉक के बारे में लोग डिस्कस कर लेंगे। जहाँ जहाँ जिस पीरियड में आपके एफ आएगा उसमें एफ ऑर्बिटल का आने के भी चांसेस है। और एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं, लेंथेनॉइड से आगे जितने भी 14 एलिमेंट्स हो और एक्टेनॉइड से आगे जितने भी 14 एलिमेंट्स हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो सिक्स्थ पीरियड में एक एफ आ रहा है, 4F। 4F सीरीज क्या होती है, लेंथेनॉइड, इसमें लेंथेनॉइड सीरीज आएगी, ये पूरी नहीं होती, 4F में ही कौन सा एक हिस्सा आएगा, क्योंकि क्या होता है, फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लेंथेनम के आगे वाले 14 जो होते हैं एलिमेंट, उनको लेंथेनॉइड का नाम देके अलग ब्लॉक में डाल देते हैं,
और एक्टिनॉइड इसके नीचे आता है, उसके आगे के 14 एलिमेंट्स उनको भी क्या करते हैं, लेंथेनॉइड के नीचे एक्टिनॉइड 14 एलिमेंट डाल देते हैं और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट बन जाता है। तो वो चीज़ आपको समझ आई। यहाँ पे आपका 4F सीरीज मतलब यहाँ से लेंथेनॉइड निकल सकता है, या 5F सीरीज है मतलब यहाँ से एक्टिनॉइड निकल सकता है। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, इनर और एक्टिनॉइड्स क्या हो जाते हैं आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो 4F में आगे जाके हमारे पास आएगा, जहाँ 4F आ रहा होगा वहाँ आएगा लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आएगा आपका 5F सीरीज में। तो यहाँ तक आपका जो है वो मुझको लगता है क्लियर हो गया, ठीक है। एलिमेंट्स मुझे पता है इतने इतने होंगे, उस बेसिस पे मैंने ऑफ वाव प्रिंसिपल लगा के फर्स्ट पीरियड के लिए, सेकंड पीरियड के लिए, थर्ड पीरियड के लिए, फोर्थ पीरियड के लिए, फिफ्थ पीरियड के लिए, सिक्स्थ पीरियड के लिए, सेवन्थ पीरियड के लिए क्या क्या सब शेल होंगे वो निकाल लिए, कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो बता दी, कैसे आपका पूरा पीरियोडिक टेबल होगा वो बता दिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है ना, और एफ ब्लॉक, इन लोगों की इनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ वो पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।